खबर में खुश आमदीद मेरे साथ आरब बड़ी सब्र में हूँ सईद काज़ी। नाज़रीन, कुछ खबरें। साइफर केस फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद कितना मज़ीद ख़तरनाक हो जाएगा। नैब तरामीम के ख़िलाफ़ भी क्या फ़ैसला वापस होगा और ईरान इसराइल के ख़िलाफ़ किस किस्म की कार्रवाई कर सकता है। ये है मोटी मोटी खबरें। और करोड़ों बच्चे, तकरीबन सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 2 करोड़ 80 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है और ये एक आइनी वायोलेशन है। हमारे यहाँ कानून मौजूद है 10वीं क्लास तक बच्चे को तालीम देना सरकार का फ़र्ज़ है, और मगर 10,000 स्कूल या कितने हज़ार स्कूल और बेचे जा रहे हैं ताकि इस तादाद में मज़ीद इजाफा हो सके। हमारे साथ थोड़ी देर तक एहतजाज साहब होंगे। साइफर केस के हवाले से हम उनसे रहनुमाई हसन भट्टी साहब करने की कोशिश करेंगे, मगर ये छोटे मोटे सवालात हैं। मिसाल के तौर पर ये केस तो अब इन कैमरा ही हो रहा है, हालांकि इसकी कुछ समझ नहीं आती है इन कैमरा क्यों हो रहा है। तो ये फिर अब अनऑफिशियली तो ये डी क्लासीफाई हो चुका है, सबके पास है, बहुत सारे लॉ मेकर्स के पास है, कुछ साफियों ने भी पढ़ रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी ऑफिशियली 4-5 कापियाँ गई कि इवन के उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब के पास भी था। एक तो वो सीक्रेट रहा नहीं, डिक्लासीफाई कर दिया गया, कुछ लोगों तक पहुंच गया, ऑफिशियली गया। तो उसके बाद आईनी माहिरीन के बाद किसी भी सूरत में जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसने मुल्क की आइन से वफादारी का खलफ लिया होता है। अगर उन्हें खदशा है कि एक लेटर आया है, मरासला आया है डोनाल्ड डू की तरफ से और आया भी है, तो उसे पब्लिक तक पहुंचाना डिक्लासिफाई करके कोई जुर्म नहीं है। अब हैरत है कि अडयाला जेल एक सख्त तरीन जेल है। जेल में जेल बना के उन्हें पिंजरे के पीछे या सुलाहों के पीछे मुबैना तौर पर इमरान खान को आज फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। मुझे बताएं, अडयाला जेल में चिड़िया भी नहीं जा सकती। कोई मैं आप आम आदमी तो छोड़ दें भाई, अल्लाह के बंदो, आपने पकड़ा है, ठीक है, केस आप चलाएं। इस तरह अजियत देने का क्या फ़ायदा? क्या निगरान हुकूमत को ये नहीं पता कि एक तरफ तो मुल्क से सजा याफ्ता साहब आ रहे हैं और उनके लिए क्या प्रोटोकॉल है। साइफर फर्द जुर्म आज नहीं हो चुका, चलो हो गया। ये इमरान खान साहब ने काफ़ी अरसा कबल मुझे कहा था कि ये मुझे हर हाल में सजा दिलाएंगे। इमरान खान ने बनी गाला में खुद फरमाया था कि 101% ये मेरे इर्द गिर्द घेरा ऐसा तंग करेंगे कि मैं NRO लेके मुल्क से भागूं, पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात याद रख लेना, जितनी मर्जी ये सख्ती कर लें, जितने मर्जी मुकदमात बंद कर लें, जितने मर्जी PTI के खिलाफ हरबे इस्तेमाल करने, इलेक्शन तरीके इंसाफ जीतेगी। आज तक जो उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने, मेरी ये राय नहीं है, मैं था और अकेले इत्तेफाक से सिर्फ इमरान खान साहब थे। उनके घर के बाहर जो कमरा है वो लॉन सा था, उसमें बैठे हुए थे। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि इमरान खान साहब को अंदाजा था कि उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होंगे, उनके लोगों को भी उठाया जाएगा और मुझे सजा भी होगी। उस वक्त उन्होंने साइफर का नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा मुझे सजा भी देंगे लेकिन मैं जीतूंगा। लेकिन मुझे बता दें, शाह महमूद कुरैशी उन पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो चुका, और जो इसकी असल जिम्मेदारी थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहतरम आजम खान साहब, ये लेटर तो उन्होंने रिसीव किया और भेजना भी उन्होंने था, उन्हें इन्होंने सुल्तानी गवाह बना लिया बादिउल नज़र में। अभी तक वो पेश तो नहीं हुए। और हमारे हर दिल अजीज एतजाज एहसन साहब, हमारे अल्फाज बेमायनी हो गए, अगर आप इजाजत दे तो। एतजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। एतजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। तो आप देखो, आवाज शायद अभी कोई राब्ता इशू है। तो काजी साहब, फर्द जुर्म आयद नहीं हो सका, फर्द जुर्म आयद नहीं हो सका। और बादिउल नज़र में ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे PTI के मुताबिक लंदन प्लान का हिस्सा थी और मरीम नवाज ने इजहार भी किया पहले इमरान खान साहब को गिरफ्तार करें, फिर उन्हें सजा दें, फिर लेवल प्लेइंग फील्डिंग होगी। तो अगर सजा हो जाती है, हाई कोर्ट से इत्तफाक है, उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा, वो जो भी जाते हैं या फैसला महफूज हो जाता है, लेकिन डू यू थिंक इस तरह तहरीक इंसाफ ख़त्म हो जाएगी? क्या पीपल्स पार्टी ख़त्म? पार्टीज़ कोई भी हो, वो पार्टी इस तरह ख़त्म नहीं होती। पार्टीज़ को नज़रियात से पसपाई ख़त्म करती है।
इसके बावजूद उनके रहते हैं बुरे भले, फिर वो इस्टेब्लिशमेंट की दाएं बाएं आलमी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से पावर में आना, या लोगों का मायूस होकर घरों में चले जाना, या लोगों का मतलब फिर वोट किस किस किस्म ये कोर्ट वोट होता है फातह खानी का, जनाजे का, शादी का, मुबारकबाद का, बिरादरी का, थाने का, कचहरी का। तो इसलिए वो पार्टियां बल ख़त्म नहीं होती। एतजाज़ अहसन साहब से हमारा रब्ता हुआ है, बहुत शुक्रिया एतजाज़ अहसन साहब। ये हम गुफ्तगू कर रहे हैं साइफ़र केस पर, फ़र्द जुर्म आयद अभी तक हो नहीं पाई और इन कैमरा ही चल रही है जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। तो आपने कल एक दो दफ़ा मैंने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस हवाले से बात करते हुए देखा, तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है केस इमरान खान साहब के लिए, या क्या आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में जनाब एतजाज़ अहसन साहब? ये हकीकत में पाकिस्तान के लिए खतरा हो सकता है। इसमें पाकिस्तान की अजीमत कोई हो सकती है। इमरान खान की आईन और कानून के मुताबिक अगर देखा जाए तो साइफर को डिसाइफर करना या क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को डिक्लासिफाई करना, ये अजब सितम ज़रीफ़ी है। वो इख्तियार ही प्राइम मिनिस्टर का है, वो इख्तियार ही प्राइम मिनिस्टर का है। वो अपना और आइन ये कहता है आइनी इख्तियार है। ये इख्तियार किसी आर्मी चीफ को नहीं है, किसी चीफ सेक्रेटरी को नहीं है, किसी और बड़े अफसर को नहीं है। ये इख्तियार सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का है। वफाकी वजीर भी कर सकता है, पर उसको भी परमिशन लेनी पड़ेगी प्राइम मिनिस्टर से। ये हलफ जो लेते हैं आइन के तहत वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने से पहले, उसमें दर्ज है, आइन में दर्ज है। उसमें हलफ ये है कि मैं कोई ऐसी चीज राज नहीं अफशा करूंगा जो राजदारी के तलबदार हो। लेकिन अगर मैं समझता हूं कि मेरी डिस्चार्ज ऑफ माय फंक्शन ऑफ एज प्राइम मिनिस्टर, मुझे ये जरूरी है कि मैं इसको क्लासिफाई करूं, तो मैं कर सकूंगा और करूंगा। अब ये इसका फर्ज है। एक धमकी आई है सुपर पावर, ये हमने तस्लीम किया कि उन्होंने धमकी दी है। ये साइफर को तस्लीम किया गया है, इसीलिए उनसे एहतजाज किया गया है अमेरिका से और डिमार्च किया गया है। और दो मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में इनको इस बात को तस्लीम किया गया है कि ये धमकी वाकई दी गई है कि वज़ीर आज़म को कल जो है हो रहा है आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसमें हटाओ वरना हम माफ नहीं करेंगे। अब वो माफ किस बात पे नहीं करेंगे या किसकी करेंगे? माफी हम कहाँ मांगते फिर, किस बात की मांगे? अब ये तो बड़ी क्लियर बात है। अब उन्होंने कहा है कि आप प्राइम मिनिस्टर को हटाएं। अब आप हमारी अजीमत जो इसमें होगी वो ये है कि हमें कहा जाएगा, हमारे बारे में कहा जाएगा कि इनको अमेरिका ने कहा वज़ीर आज़म को हटाओ, इन्होंने उसको हटाया ही नहीं, उसको पिंजरे में बंद कर दिया और कैमरे लगा दिए उसके ऊपर। अब आज सुना है उसको कोई कुशादा कमरा जरा मिल रहा है, पर बहरहाल ये तो जेल वाले और जेल की। अच्छा एहसास साहब, एक चीज़ मैं अपनी वजाहत के लिए चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। ये रूल ऑफ प्रोसीजर में है, हल्फ में तहरीर है, या आइन की कोई शिक है कि एम्पावर्ड है पीएम अगर वो चाहे मुल्क की मफाद के मुताबिक, और ये उसकी स्वीट विल है, ये इस तरह हम कह रहे हैं? और किस कानून की शिक के तहत ये इख्तियारात पीएम को हासिल हैं? ये जो हलफ है जी प्राइम मिनिस्टर का जो हलफ लेता है जी वो उसमें ये अल्फाज लिखे हुए हैं। और मैं देखता हूँ, अगर मैं दस्तयाब हो मेरे पास यही, तो मैं ये पढ़ दूँ। ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जी ये आर्टिकल 91 की डेली शिक 5 के तहत ये हलफ लिया गया। तो प्राइम मिनिस्टर, उसमें लिखा हुआ है शैल टेक द oath prescribed in the 3rd schedule before entering upon office। तो वो दफ्तर में दाखिल होने से पहले ही उसको ये हलफ देना पड़ता है। और उसमें बहुत सारा है that I will try to preserve the Islamic ideology which is the basis of the creation of Pakistan, that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decision। फिर ये आखिरी है, and that I will not directly or indirectly
communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Prime Minister, except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister. As may be required, exception only, as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister. वो मैं अफशा करूँगा, मेरी ड्यूटी होगी. और वो अगर आपकी गवर्नमेंट को या आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई साजिश कर रही है सुपर ताकत की, वो साजिश कर रहे हो फॉरेन मुल्क, और वो आप पे डायरेक्टली अगले दिन उसकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना हो, उसके मुताबिक हो, अब वो आप अगर साइफर दिखाए, आप अगर वजीर आजम उसको बख्शी रखता है, तो दरअसल वो अपनी ड्यूटी से नाकाम होगा. अच्छा एतजाज साहब, गुजारिश ये है कि आप समेत तमाम आईनी माहिरीन कहते हैं साइफर केस बनता ही नहीं. उसको रिसीव एक कोटेड मैसेज आता है, वजारत खारजा के पास आज भी ओरिजिनल पड़ा है, 4-5 लोगों के पास जाता है, इवन के चीफ जस्टिस साहब के पास भी जाता है. एक तरफ तो ये जो बनता नहीं केस, लेकिन इसके लिए बनवा दिया गया और नून लीग दावा करिए सजा होगी. दूसरी तरफ खुद चीफ जस्टिस मोहतरम फाहिद ईसा साहब ओपन कोर्ट में एक केस होने हैं एस्पेक्ट ऑफ प्रोसीजर, और इमरान खां का केस अडयाला जेल में जहां चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, उनके आगे भी जंगला रखना, क्या आप आईनी माहिर इसे इंसाफ के तकाजे के मुताबिक समझते हैं कि इस तरह ट्रायल हो कि लोगों को पता ही ना चले अंदर गुफ्तगू क्या हुई? नहीं, ये तो आइन के आर्टिकल 4, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10A और 25 के बिल्कुल खिलाफ. 4 आर्टिकल्स हैं जिनका से 100% मुतसादम है. ये जो प्रोसीजर कर रहे हैं, इन कैमरा कर रहे हैं, इन कैमरा को सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है जो उसमें डिस्कस होना है अदालत में, उसकी अगर कोई वो सिक्योरिटी ऐसी है कि न्यूक्लियर का कोई सीक्रेट होता, उसका सीक्रेट फार्मूला होता, उस पे ये ट्रायल हो रहा होता, फिर चलो आप सोच सकते हैं कि वो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में आके और सीक्रेट ट्रायल हो सकता है, कैमरा ट्रायल. लेकिन कैमरा ट्रायल कतई नहीं हो सकता, और ये एक इनडायरेक्ट तरीके से वो कैमरा ट्रायल करना चाहते हैं. कैमरा ट्रायल हाईकोर्ट ने कह दिया नहीं करना. आप सरकार ने क्या किया है कि उसका कर दिया है जेल में ट्रायल. जेल में भी कोई नहीं आ जा सकता. अब वो कहते हैं कि ये मुल्ज़िम की सिक्योरिटी के लिए है. ये भी बिल्कुल गलत है. मुल्ज़िम कह रहा है मुझे ले चलो, मुझे खुली अदालत में मेरा हक है, खुली अदालत में केस चले. अब चूंकि ये केस बनता नहीं है, एक और भी आपको बात करूँ, 2 और बातें भी है जिससे ये केस नहीं बनता, और उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है. एक ये है कि जो जिस शिक के तहत, जिस इल्ज़ाम पे ये केस चला रहे हैं, वो इल्ज़ाम है कि इसने साइफर रिटेन किया. साइफर जो उसका जो इशू आया, ये अप्रैल 2022 में आया. उसमें रिटेंशन ऑफ साइफर कोई उस वक्त जुर्म ही नहीं था. उस वक्त जुर्म नहीं था जब ये साइफर को एक लहराया गया या रिटेन किया गया. साइफर का ये जुर्म को क्रिमिनलाइज, इस कॉन्डक्ट को किया क्रिमिनलाइज अगस्त 2023 में. अब जिस वक्त ये ऑफेंस हुआ है, उस वक्त ये ऑफेंस नहीं था, और आर्टिकल 12 जो आइन का है, फंडामेंटल राइट है, वो भी बड़ा क्लियर है. वो कहता है कि जो जिस वक्त कोई कॉन्डक्ट हुई हो, जिस पे प्रोसिक्यूट करना मकसूद हो, वो उस वक्त अगर क्रिमिनल एक्शन नहीं है तो वो नहीं हो सकता. ये कहता है नो लॉ शैल ऑथराइज द पनिशमेंट ऑफ ए पर्सन for an act or omission that was not punishable by law at the time of the act or omission.
उस वक्त तो ये तो रिटेंशन इन्होंने अब डाला है अगस्त 2023 में। अप्रैल 2022 का ये अलग ऑफेंस है, तो ये बनाया अब इन्होंने, तो ये भी नहीं हो सकता। ये आर्टिकल 12। अच्छा एतजाज साहब, थोड़ी सी और देना चाहिएगा। एक तो देखें, इसे 2 दफा सलामती कौंसिल में भेजा गया तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, फिर शहबाज शरीफ साहब आए, फिर इजलास हुआ तो उसमें मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, साइफर पर एलिगेशन नहीं लगाया गया। अब मुझे एक रहनुमाई फरमाएं कि अगर एक झूठा मुकदमा दर्ज हो जाता है बदनीति की बुनियाद पर, क्या अदलिया के पास ये इख्तियार नहीं है कि उसे क्वैश कर सके कि जनाब अगर पीटीआई चले जाती है कि मेरे लीडर पर ये पर्चा आइन और कानून के मुताबिक नहीं हो सकता, उसके बाद इतने सलामती कौंसिल के इजलास हुए, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ने भी किए, तो क्या अदलिया इसे क्वैश कर सकती है अगर पर्चा झूठा कोई भी हो? जी हमने तो इसके दरखास्त दी हुई है, तो ये कल लतीफ खोसा ने इस्लामाबाद उस पर बहस की है, वो क्वाशमेंट के लिए ही है कि ये आर्टिकल 248 भी इसके रास्ते में रुकावट आता है कि प्राइम मिनिस्टर को फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज फंक्शन उसको कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ नहीं लाई जा सकती किसी किस्म की। और ये जो आर्टिकल 248 है इस्तिस्नात है, पर इन 3 बातों पे बहस सुनी है चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने, उन्होंने सुनी है बहस, कल सारा दिन ही बहस होती रही है और बड़ी ठोस बहस हुई है और वो उसका फैसला उन्होंने रिजर्व कर लिया, लेकिन और वो लगाया था आज ये अब उन्होंने मंडे को। अच्छा एतजाज साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये मेरे ख्याल में नाचीज राय में, जब आप कहते हैं एक्सेप्ट इन डिस्चार्ज ऑफ माई ड्यूटीज, क्या ये जो राइट है पीएम के पास, क्या ये सब्जेक्ट टू एनी लीगल स्क्रूटनी है कि जनाब ये तो है, ये तो पता है कि इख्तियार पीएम साहब के पास है, लेकिन क्या कोई और ऐसी जुडिशियल बॉडी इसको देख सकती है कि ये वाकई इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज था या मेलाफाइडी था, खुदा न खास्ता, या कुछ और था? नहीं, ये तो स्वाबदीद है और आर्टिकल 248 के साथ इसको आप पढ़ेंगे ना, 248 के तहत एक इस्तिस्ना है वजीर आजम को, और वो भी इस्तिस्ना जो है वो बड़ा कंप्लीट है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, गवर्नर, फेडरल मिनिस्टर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड परफॉर्मेंस। अच्छा, ये ठीक है, ये क्लैरिटी आ गई। एक और इंटरेस्टिंग चीज हजूर ये बताएं कि जो नैब के कवानीन जो खुले थे केसेस, उसके खिलाफ निगरान हुकूमत चली गई है अदालत में, इसको आप कैसे देखते हैं? ये हमारे को लीगल कन्वेंशन ऐसे हैं इन आला रवायात में, या ये नैब को जाना चाहिए था? ये इसको कैसे देखते हैं आप? ये दायरा नैब को जाना चाहिए। ये तो निगरान तो फरीक ही नहीं है, निगरान तो फरीक बन के अपने आप को गैर जानिबदार साबित कर रहे हैं कि वो गैर जानिबदार नहीं है, वो जानिबदार है। तो ये तो बिल्कुल इस प्रोसिक्यूशन को भी कोई अपील को तो इसी बात पे डिसमिस हो जाना चाहिए, ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ। अच्छा मजीद अच्छा एतजाज साहब, एक तो गुजारिश है कि खदशा जाहिर किया जा रहा, खदशा के तरीके इंसाफ के चेयरमैन का केस मिलिट्री कोर्ट को भेज दिया जाए, और दूसरा आपने मुख्तलिफ अदवार देखे और तवील जदोजहद की, वो डिक्टेटर हो जमहूरियत हो, क्या निगरान हुकूमत का ये अमल है जो आजकल कर रही है, 5-5 साल के प्रोजेक्ट कर रही है, लोगों को 5-5 साल की नौकरियां दे रही है? डू यू थिंक ये अपने दायरा इख्तियार से बाहर तो नहीं कहीं जा रहे? इलेक्शन कराने के अलावा सब काम कर रहे हैं। वो चीन जा रहे हैं जी, चीन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, इलेक्शन की तरफ तो ध्यान ही नहीं उनका, बिल्कुल ध्यान नहीं है। वो जिधर कोई सैरो तफरी का मकाम हो, गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पहुंचे हुए हैं जहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा है। इलेक्शन तो पाकिस्तान में, बाकी पाकिस्तान में हो रहा है। तो अब ये इनका बिल्कुल इख्तियार नहीं है। मैं आपको इसमें अर्ज करूं कि उन 2013 में
2013 में मुस्लिम लीग नवाज ने खुद यही शिकायत की थी अदालत सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3 के तहत के जो निगरान थे उस वक्त 2013 की हुकूमत में जो निगरान थे वो अपने इख्तियारात से तजावज़ कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पिटिशनर थे उस केस में नून लीग की तरफ से उनके केस मुकदमे के फैसले में का आपको एक समझ ने इस तरह कर दिया, इतना बेख्तियार और बेअमल कर दिया, डिसएम्पावर कर दिया निगरानों को। और ये उन्होंने कहा आइन का मंशा ये है कि निगरान जो है इस तरह है तकरीबन जिस तरह दीवार पे वॉलपेपर लगा हुआ हो उसमें फूल हो, आप मैं खड़ा होकर आपको बता रहा हूँ ये चीफ मिनिस्टर है फूल दीवार में, ये फाइनेंस मिनिस्टर है, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, वो बेइख्तियार उनके हाथों में उनके कलम में कोई ताकत कोई कुछ भी नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की हुई है आइन की। अब इन्होंने कानून बनाया अपनी तरफ से, जिस दिन इन्होंने ये कानून बनाया अपने आखिरी 2 हफ्तों में जो इन्होंने 60 के करीब कवानीन पास किए हैं असेंबली के जरिए, ये इन्होंने जिस दिन बनाया मैं उसी दिन से कह रहा हूँ कि इनका इरादा इलेक्शन कराने का कोई नहीं है, क्योंकि इन्होंने निगरान को अपनी तरफ से अपने ख्याल से वो उन्होंने बहुत इख्तियारात दे दिए, मुस्तकम कर दिया। फाइनेंशियल पावर, फॉरेन पॉलिसी पावर, प्राइवेटाइजेशन पावर, प्रोजेक्ट नए लॉन्च कर सकते हैं। ये इनको कोई इख्तियार ही नहीं था, कोई नए लॉन्च नई भर्तियां ये करने का कोई इख्तियार नहीं है इनको आइन के तहत। अच्छा, तो वो एक कानून इन्होंने बनाया है जिसमें इन्होंने ये बाइख्तियार करने की कोशिश की है निगरानों को, और जो बाइख्तियार करने की कोशिश की है उससे मैं लगता है कि ये चाहते हैं कि ये निगरान ही चलते रहें, क्योंकि आप ये प्राइवेटाइजेशन भी कर सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन 3 महीने में तो नहीं हो सकती, ना स्टील मिल की, ना PIA की, ना स्कूलों की, किसी और, वो तो 2 साल का कम से कम टाइम लगेगा। अच्छा, अब एक थोड़ी सी एक और आपसे रहनुमाई चाहिए, बिकॉज ये बड़ा एक अनोखा और एक बड़ा एक इवेंटफुल अहद है जिसमें हम देख पा रहे हैं। एक तो ना ये हमने देखा कि ये जिन कवानीन की बात हुई है माशाल्लाह बड़ी वाइब्रेंट अपोजिशन थी जिसकी मौजूदगी में ये कानून बने। राजा रियाज साहब की मैं तरफ इशारा कर रहा हूँ, मैं यकीन उन्होंने तमाम स्क्रिप्ट पढ़े होंगे उस कवानीन के। मगर सवाल मेरा आपसे ये है कि कुछ और भी तारीख नई रकम हो रही है और होती नज़र आती है। आगाज़ जिसका हुआ था इसहाक डार साहब की आमद से कि हल्फ उठाने के बाद उन्होंने अदालत में जाने की जो है वो यानी की थी। अब ये मियाँ साहब आ रहे हैं निजी महफिलों में कह रहे हैं मैं अगला PM हूँ, हमने भी मान लिया है कि लगता है यही अगले PM हैं। वहाँ हमारे सफ़ीर उन्हें अलविदा कह रहे हैं, उन्हें प्रोटोकॉल दे रहे हैं। तो डू यू थिंक वी आर एडिंग ग्रेट एंड न्यू डायमेंशंस टू आर ऑलरेडी चलें वो आइन तो ग्रेट ही होता है, तो डोंट यू थिंक ये पावर स्ट्रक्चर बदल रहा है, आइन पसपा है और अब कहानी ऐसी ही चलेगी? क्या लगता है आपको? यहाँ तक तो काजी साहब आइन और कानून का ताल्लुक है, वो आप और मैं और भट्टी साहब फर्ज कीजिए किसी पार्क में सैर कर रहे हैं तो हमें देखते हैं कि एक साहब वहाँ खड़ा है और उसने जेल की यूनिफॉर्म, कैदी यूनिफॉर्म पहनी हुई है, स्ट्राइप्स वाली, वो कैदी यूनिफॉर्म। हमें पता लग गया ये जेल से निकला हुआ कैदी है। अब हमारे पे फर्ज है, हम ना पुलिस है, ना AFS है, ना रेंजर्स है, ना कोई जज है, ना कुछ, हम आम सिटीजन हैं। हम पे ये फर्ज है आइन के तहत कि उसको गिरफ्तार करने में या करें या कराने में मुमिद और मुआवन साबित हो। और उसको उसकी एक कैदी की जगह कहाँ है? वो जेल के अंदर। अब ये कैदी सिर्फ आम कैदी नहीं है, एक होता है मुल्जिम जिस पे इल्ज़ाम होता है, जो अदालत से मफरूर हुआ होता है, पेश नहीं हुआ होता, वो प्रोटेक्टिव बेल लेता है कि जी मैं लाहौर इस वक्त उतर रहा हूँ, मैं दूसरे दिन सुबह पहुँच जाऊँगा अदालत में, सेशन कोर्ट फलानी में, और 9 बजे मैं पहुँचाऊँगा, इंशाल्लाह 3 बजे रात को मेरी फ़्लाइट पहुँचेगी, सुबह 9 बजे पहुँचाऊँगा। इस दौरान के लिए मुझे दे दें आप
एक प्रोटेक्टिव बेस। यहाँ वो भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये मुलजिम नहीं है, ये तो मुजरिम है। इन्होंने अदालत में तो पेश नहीं होना, सरेंडर नहीं करना, इन्होंने तो थाने में सरेंडर करना है, बल्कि इनके लिए पीछे तो थाना खुद पहुंचना चाहिए। और बात किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, आईन और कानून की यही बात है कि आईन के तहत इनकी गिरफ्तारी, मियां साहब की गिरफ्तारी जहाज के अंदर हो जानी चाहिए। अच्छा साहब, दो सवाल जरा, दोनों सवालों पे मेहरबानी आपने करनी है। क्या जब ये लाहौर पाकिस्तान की हदूद में आते हैं, लाहौर एयरपोर्ट या इस्लामाबाद, क्या FIA जहाज से भी इन्हें गिरफ्तार कर सकती है? दूसरा, पीपल्स पार्टी भी लेवल प्लेइंग फील्डिंग पे सख्त एतराज़ात कर रही है। निगरान हुकूमत बादी उल नज़र में पीपल्स पार्टी के मुताबिक मुस्लिम लीग नून का तसलसल है। क्या ऐसी हुकूमत के ज़ेरे साया होने वाले इलेक्शन खदशात नहीं होंगे? क्या शिफाफ हो सकते हैं? पहली तो बात आपने की है कि क्या गिरफ्तार जहाज पे किया जा सकता है। पिछली दफा भी जब मियां साहब आए थे तो जहाज पे जाके ही, अंदर जाके ही उन्होंने गिरफ्तार किया था, बिकॉज ही वाज नाउ ऑन पाकिस्तानी सॉइल। वो पाकिस्तान की सरजमीन पर उतर चुके थे और जहाज में बैठे थे। लेकिन ये कोई नहीं, उनको ये कानून तो इजाजत देता नहीं, ना आईन देता है कि उनको हेलीकॉप्टर पे ले जाके और लाहौर लाया जाए जहाज पे, या हेलीकॉप्टर से फिर जलसे में ले जाना जाए, जलसे से तकरीर करनी चाहिए। ये और तो किसी को भी नहीं मिल सकती ये सहूलत। अगर मियां साहब को मिलती है तो फिर कोई डील ही हो सकती है, पर ये कानून और आईन की सरियन खिलाफ वर्जी होगी। अब रही बात निगरान हुकूमत के बारे में जो आपने की है, और पीपल्स पार्टी का को शिकवे है बहुत। निगरान हुकूमत जो सिंध में कर रही है वो बहुत इक़दामात हमारे मुखालिफिन के हक में कर रही है। उनको तकरीबन हुकूमत बख्शी भी है उन्होंने, और थाने कचहरी और ज़िले में हर जगह ही उनको भारी बताने की कोशिश कर रही है। पर मैं तो कहता हूँ इस वक्त तो एक सीधी सी बात सी है कि नून से निगरान और नून से नून लीग, ये दोनों एक ही लगते हैं, मिले जुले हैं। जिस तरह वो इस्तेकाम पार्टी क्या वो अच्छा, आखिरी सवाल है तदा साहब, आपसे गुफ्तगू करते हुए बात छोड़ने का। अचानक पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, गिरफ्तार होते हैं, हाई कोर्ट के जज साहबान फरमाते हैं हम जमानत भी देंगे तो रिहाई नहीं होती। फिर एक आदमी जिसे मुजरम साबित किया जाता है, मुलजम खश्तियारी कर दिया जाता है, उसकी वीडियो टीवी पे खबर नहीं चला सकते, नाम नहीं चला सकते। पहले अचानक उस्मान डार एक प्रोग्राम से नमूदार होते हैं, फिर सदाकत बुहारी साहब एक प्रोग्राम में, फिर फरूख हबीब इस्तेकाम पाकिस्तान, जबकि पैमरा की हदायत थी कि इनकी कवरेज नहीं करनी, और PTV दिखाता है। ये क्या हो क्या रहा है? आइन और कानून है कहाँ? आइन और कानून ये तो सरजमीन बेआइन हो गई है। मैं पहले से भी कह रहा हूँ कि सरजमीन बेआइन हो गई है। पंजाब और खैबर पे ऐसी हुक्मरान बिठाए हुए हैं निगरान हुकूमत, और वो हर किस्म का फैसला कर रहे हैं, जिनके 90 दिन भी गुजर गए हैं। मुझे आजम खान से तो उम्मीद थी कि इतना सीनियर, इतना वो सिविल सर्वेंट रहा है, इतनी पोजीशन में रहा है, वो तो 90 वाले दिन, 90 दिन की रात 12 बजे अपने कलम से भी स्याही वापस लौटाएगा हुकूमत के दवात में, और कलम खाली करके और उठ के चला जाएगा और कहेगा जनाब मेरे 90 दिन पूरे हो गए। उसने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। लेकिन ये निगरान तो बिल्कुल 90 दिन के बाद इनका कोई इख्तियार ही नहीं, पर चला ही रहे ना। इत्तज़ा साहब, क्योंकि वक्त की दीवार सामने आती है, मगर वही बात के नारे फलक का स्याह तरीन गोशा यही है, मतलब माह तमाम कहते हैं। तो उम्मीद रखते हैं और उस उम्मीद से ब्रेक पे जाते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं एतजाज़ असद साहब का, जो दकीक मसाइल का बड़ा सादा सा और बड़ा ट्रूथफुल और सच्चा तजिया पेश करते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक।
भट्टी साहब, अब तो मुझे अभी ये बातें कर रहे थे, राय होती है हमेशा दो तरह की राय होती है, फॉरेन अगेंस्ट राय होती है। हम आवाम पर लोग छोड़ देते हैं कि जनाब दुरुस्त क्या और गलत क्या है, मगर ये अगर हम सही मानों में देखें तो इस वक्त तो यूरोप, अमेरिका और ये दुनिया पूरी जो है वो ये स्यारा ही बेआइन हो गया है जिस तरीके की हरकतें हो रही हैं। यानी जो वहाँ पे फ्रांस ने पाबंदी लगा दी है कि आप जो है निकल नहीं सकते फ़लस्तीनियों के हक़ में, और एक और बैरी बेड़ा भेज दिया अमेरिका ने, और 20 लाख निहत्ते आदमी और जिनको स्लॉटर कर रहे हो, कसाई है ये जो आलमी कसाई हैं भट्टी साहब, उनको स्लॉटर कर रहे हैं। उनके पास डिफेंसलेस, ना उनके पास नेवी है, ना उनके पास फिजाइया है, हमास के पास दो छोटे मोटे रॉकेट हैं या मिसाइल्स हैं। मतलब ये भट्टी साहब ये क्या दुनिया? काजी साहब, अदब एहतराम से, बैरून मुल्क इसके बावजूद लाखों लोगों ने एहतजाज किया, मुख्तलिफ ममालिक कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लाखों। लेकिन पाकिस्तान में अपने तरीके से आपको फ़लस्तीन के लिए एहतजाज नहीं करने दिया, ये बात याद रख लें। भट्टी साहब वैसे भी कौन निकले और कौन निकले? तो मैं मेरी अर्ज सुन लेना, हमें दुश्मनों से कोई परवाह नहीं, दुश्मनों की कोई फिक्र नहीं, हमें अपनों से खौफ है। डू यू थिंक इसराइल जो अब अमेरिका समझ रहा है ये आराम से नहीं खा सकता, जो उसकी एक प्लानिंग थी बादियो नज़र में, जो मुबैना तौर पे इतलात आ रही थी कि कुछ अरब ममालिक और कुछ लोग इसको तस्लीम करेंगे, उसमें कुछ आपके साथी भी थे, जानने वाले भी थे। अब इस हमले के बाद याद रख लें, एंड ऑफ द डे एक तो ईरान ने कह दिया हम हमला करेंगे, सऊदी अरब को भी खुल के फ़लस्तीन के साथ आना होगा, वरना ये जंग दो मुल्कों के दरमियान नहीं रहेगी, फ़लस्तीन और इसराइल। अगर वो ये समझते हैं अमेरिका या यूके ने बैरी बेड़िए भेज दी हैं और नहिते लोगों को, मासूम लोगों को उनकी दुआएं रोक दी, उनका खाना रोक दिया, उनका पानी रोक दिया, एक अल्लाह भी है। ये जंग यहाँ नहीं रुकेगी, इसराइल को ये अब लोहे के चने खाने पड़ेंगे, बड़ी साहब बात नहीं तोड़वाने पड़ेंगे। किसी इन शर्म नहीं आती, स्कूलों पर हमले हो रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि वहाँ की जो सबसे बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग थी, सबसे ऊंची, उसको इन्होंने गिरा दी है। अब जो पनाह गज़ीन जो बचे हुए हैं, जो ज़ख्मी नहीं हुए, जो अल्लाह को प्यारे नहीं हुए, जो शहीद नहीं हुए, वो स्कूलों में पनाह लिए हुए हैं। इसके बाद हॉस्पिटल्स पर ये हमले कर रहे हैं, यानी वहाँ उनका इलाज करने वाला कोई ना हो। मसाजिद पर हमले कर रहे हैं वो। काजी साहब, उन्होंने जंगी हकूक़ की वायलेशन की है। जंगी भी रूल्स हैं, कुछ हस्पतालों पे नहीं कर सकते, बच्चों पे नहीं कर सकते, शहरी आबादी पे नहीं कर सकते आप। लेकिन एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ रशिया खुल के आ गया, चीन है। अल्लाह ना करे ये जल्द जंग ना रुकी तो ये बहुत बड़ी जंग का आगाज होगा, और जो इसका हिस्सा भी नहीं बनना चाहते उन्हें बनना पड़ेगा। अमेरिका को होश के नाम लेने चाहिए, इसे रोकना चाहिए फौरी तौर पर। इसराइल को ये बमबारी से रोकना चाहिए। जो गजा में ये कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं, ये तीसरी जंग छिड़ जाएगी। अल्लाह ना एक करे। तो मैं आपको बताऊं कि ये यूक्रेन वाला ड्रामा ख़त्म होता है, मुझे तो फॉल होता नज़र आ रहा है। खुद मैं कल एक इनका वेस्ट के दानश्वर को सुन रहा था, अब इतने पैसे देने पे बहुत नालां हैं। खुद अमरीकी अवाम जो है वो गुर्बत और उस महंगाई की ज़िल्लत में मुब्तला है, और ये पैसे दे रहे हैं, लोगों से दिलवा रहे हैं। यूरोप देना नहीं चाहता पैसे, उसकी वजह ये है कि इन्होंने पहले ही वो एक पाइपलाइन तबाह करके यूरोप को क्राइसिस में डाल दिया है। तो इस एक तो ये बात, इसका मतलब ये है कि अगर आपको इजराइल को हम फ्री हैंड देते हैं गज़ा में, तो फिर उधर रूस को भी फ्री हैंड दे दें यूक्रेन में कब्जा का। हालांकि रूस के पास बड़ी वैलिड रीजन थी, उसने कहा था कि मेरे इर्द गिर्द नेटो का घेरा मत बनाओ, इसको नेटो का मेंबर मत बनाओ यूक्रेन को। वो तो अपनी मरते। मैं बताऊं, इस दफा अमेरिका हमेशा इसराइल को फेवर करता है, इस दफा इसराइल अमेरिका को ले डूबेगा। ये गलत फहमी है। वो निहित्ते हैं, वो मासूम हैं, उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। इसराइल के पास दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट है, असला है। लेकिन मैं इस जंग को यहाँ रुकते हुए नहीं देख रहा। एक तरफ अगर प्यूटन आ गया, चाइना आ गया, ईरान खुल के आ गया, तो डू यू थिंक अमेरिका या दीगर जो मगरबी ममालिक है, आज इन्होंने विटो कर दिया है, इनके अपने हालात के एक हमें इकानमी का सबक देते हैं। खुद आपके लोग अब 90% लोग बेरोजगार हो रहे हैं। नहीं भट्टी साहब, ये एक बड़ा खौफनाक तहरीक चल रही थी। नेतन्याहू थर्ड क्लास किस्म का आदमी है। ये उस किस्म के लोग नहीं होते जिस तरह कुछ हमारे दोस्त घड़ियाँ ले लेते हैं,
ये भी तोहफे लेता था वहाँ पे, और तोहफे लेता नपया भी, फड़िया भी गया, और इसको इम्प्यूनिटी थी क्योंकि ये पीएम था। अब इसकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, ये हमेशा जंग शुरू कर देता है, ऐसी वारदात शुरू कर देता है कि पावर में रहे। ये शेर की सवारी होती है ना, जिन्होंने किक बैकिंग खाई होती हैं, वारदातें की होती हैं, माल निकाल के बाहर माल ले गए होते हैं, वो फिर उन्हें हुकूमत क्यों चाहिए होती है? क्योंकि खिलाफ केस ना हो सके। तो कहानी उधर भी उसी की भी वही है। कारी साहब, बज़ाहिर बादिउल नजर में नेतन्याहू भी एक फ्रॉडिया है, मैं आपको बता दूं। फलस्तीन का कोई कंपैरिजन नहीं, लेकिन वो जंग लड़ रहे हैं ना, शहादतें दे रहे हैं ना, हो सकता है अल्लाह ताला इन्हीं हालात में तमाम मुस्लिम ममालिक को एक कर दे। अगर ये एक होके खड़े हो जाते हैं कि फ़लस्तीन को आईनी यूएनओ के मुताबिक उसकी असली इज्जत में लाए, तो मुझे बताएं इसराइल के पास कोई भागने का रास्ता नहीं रहेगा। वैसे तो जो है, हम अब बाइडेन साहब हैं, अगला इलेक्शन भी सुना है यही लड़ेंगे, अल्लाह ताला उनको तेज ज़िंदगी दे। वो इधर जा रहे होते हैं, मुँह इस पास से टुर पैंदे, ज़ोफ़ है, मतलब वैसे बहुत बड़े वो, यानी एक मुल्क के बहुत बड़े लीडर हैं जिनको हम देखते हैं। लेकिन व्हेन यू लुक एट दिस लीडरशिप, तो आज की रूलिंग एलीट का जो कैरेक्टर है, इसकी जो औकात है, वो हमें समझ में आती है। कादी साहब, वो रूलिंग लीडर कैसी है कि उसके खिलाफ उसकी अवाम एहतजाज उसी के मुल्क में कर रही है। तो पता क्या, देखें लाखों लोग, बाइडेन ने अपने मुल्क पे कैसे हमला किया बताऊं आपको। जब उसके रेल वर्कर्स ने हड़ताल कर दी, बंद कर देंगे हम, 40% उनका माल की तरसील रेल से होती है, उन्होंने अटैक किया अपने अवाम पर और 40% लोगों के हड़ताल की राइट ख़त्म कर दी। तो ये एक तरफ मजलूम कौमियतों पर, मजलूम मुल्कों पर हमले करते हैं और अपने मुल्क में मेहनत कशों पर हमले करते हैं। ये किस किस्म के जराइम पेशा लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए बड़ी साहब आपने। काई साहब, खाली उधर ही नहीं, जराइम पेशा तो और भी बड़ी जगह मुसल्लत है, लेकिन जुर्म का भी एक वक़्त होता है। मेरा ज़ाती ख्याल है इसराइल इसमें नाकाम होगा। मुस्लिम ममालिक इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा, एक पेज में आएंगे। आज आर्मी चीफ ने भी वाशगाफ लफ्ज़ों में, हाफिज़ मुनीर साहब ने कहा कि हम हर हाल में फ़लस्तीन के साथ हैं। पाकिस्तान ने तो वाहिद मुल्क है मुस्लिम दुनिया का जिसके फिजाइया ने शिकस्त दी थी 70s में। मोहम्मद बिन सलमान कह चुके हैं, उन्होंने अमेरिकन वजीर को नहीं मिले। ईरान कह चुका है अगर अब इसराइल अब अमेरिका के लिए नुकसान का बायस बनेगा, अब ये 1970-80 से निकल आए। मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग साजिश कर रहे थे कि मैं इक़्तिदार में आके इसराइल को तस्लीम कर लूँगा, अब तो उनकी साजिशें भी गई। कादी साहब, अब तो बड़ी साहब तस्लीम कर चुका इसराइल को। बड़ी साहब, यानी हमने देखा कि गजा के स्कूलों पर जो है वो हमले इसराइल कर रहा है, मगर एक खामोश हमले हैं जो मेरे मुल्क के स्कूलों पर हो रहे हैं। वो कौन से खामोश हमले हैं? वो तो इसराइल नहीं कर रहा, वो हम क्यों कर रहे हैं? जहाँ 2 करोड़ 80 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उनको हम चाहते हैं कि वो 5 करोड़ और 10 करोड़ हो जाए। कैसा माफी, मुझे पाकिस्तान में तो आप अस्पतालों पे भी आपकी शराफिया हमला कर रही है और स्कूलों पे भी ब्रेक है। ये वो खामोश हमले हैं जो उनकी इंटेंसिटी थोड़ी नहीं होती, कम नहीं होती, क्योंकि ये आगे सदियों और दाइयों में आपको जिल्लत का शिकार बनाते हैं। एक ब्रेक बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। भट्टी साहब, अभी मैंने ब्रेक में आर्टिकल 25A निकाली है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, अंग्रेजी में भी और उर्दू में भी। The state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 5 to 16 years in such a manner as may be determined by law। उर्दू में, रियासत तालीम देगी 5 से लेकर 16 साल के बच्चों को मुफ्त, फ्री, और जिस तरह के आइन हमें जो है वो हिदायत करता है। ये 25A। अच्छा, अब मैं माफ़ी चाहता हूँ एक बात का, 25A इन्होंने पूरा आइन आपने पढ़ा नहीं, यहाँ इम्प्लीमेंट करने वाले नहीं करते। रियासत देती है, जो शराफिया के बेटे हैं उनके अमीर लोग फीसें दे देते हैं, बाहर वो 10-10 लाख पे पढ़ने चाहते हैं, 2 लाख फीस होती है। इस मुल्क में 60% बच्चे तो स्कूल ही नहीं 4 कोड़ जा सकते। आप जो स्कूल रहते होते हैं, देखें जिस मुल्क को तबाह करना है, अगर सेहत को, जहाँ लोगों को आपने बीमारियों से मारना है, वहाँ सरकारी अस्पताल बंद करें, प्राइवेट अस्पतालों को तरजीह दें, उनसे टैक्स ही ना लें, रात लाख रुपए कमाएं। और अगर एजुकेशन लोगों से महरूम करना है तो किसी भी मुल्क में सरकारी स्कूल बंद कर दें, प्राइवेट स्कूलों को परमिट दिए जाए, वो अरबों रुपए कमाएं, ना टैक्स दें, आपके मेरे खून के करे, गरीब का बच्चा मकान बने। साहब,
ये मैं जो इस वक्त दिखा रहा हूँ ये हमारे हमसाए इंडिया के स्कूल हैं और मेरे ख्याल में पंजाब जहाँ पे सरकारी स्कूल हैं और गालिबन ये हमारी दो स्टेटों में जहाँ अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट आई है। मगर बड़ी साहब मैं इसके साथ साथ इस कमेंट साहब मैं अगर आपको एक खबर दे दूं, एक सेकंड सिर्फ एक, इसके बाद मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अगर मैं पंजाब के स्कूलों में भैंस गधे जानवर बंदे दिखा दूं, टीचर ना आए, छत ना हो, वॉशरूम ना हो, फिर आप इनका क्या मुकाबला? अच्छा बड़ी साहब, अब आपका मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है। गधा सिर्फ इसलिए नहीं होता कि वो गधा नज़र आता है, जिस इंसान को तालीम ना दी जाए और वो फिर गधा ही बन जाते हैं। माफी चाहता हूं, ये फैसला करे ना वो पाकिस्तान के जब वो आपके अच्छा बड़ी साहब मैं आपको एक दो तीन बातें बताता हूँ। जदीद दुनिया में अगर आप सेहत का मेयार जो आपका है इसको अगर दुगना कर दें तो पता है उसका क्या नतीजा निकलता है? आपकी शरह तरक्की में कम से कम 9% का इजाफा हो जाता है। जब मदकूक टीबी ज़दा मेहनत कश आपकी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनकी इस्तेदाद कार नीचे आ जाती है, आपकी शरह तरक्की रुक जाती है। तो यही आपके हाकम चाहते हैं बेशतर। इसके साथ ये जो एजुकेशन और हेल्थ है इसे अंग्रेजी में कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। ये दुनिया की सबसे आला इन्वेस्टमेंट है, वो इंसानों पे ऊपर होती है। अंदाजा लगाओ इन्होंने की इन्होंने अशर करता है। अच्छा। 2 करोड़ 40 लाख पहले बायर हैं, 10,000 इन चीज को हम प्राइवेटाइज करेंगे या एनजीओज को दे देंगे और एनजीओज 2-4 अच्छी एनजीओज को छोड़कर माल खाने का सबसे जो तरीका बन गया है वो यही है। ये मैं नहीं कहता, ये किताब है लॉर्ड्स ऑफ पॉवर्टी, पढ़ लीजिएगा। जी, बच्चे उर्दू भी ले लेंगे, क्या आप इनको जराइम पेशा बनाना चाहते हैं? एक तरफ आप कहते हैं बच्चों को लेबर ना कराएं, दूसरा मेरे कहने पे एक इन्वेस्टिगेशन करे। 90% सरकारी कॉलेजों स्कूलों के बंदे प्राइवेट कॉलेजों में और रात को प्राइवेट स्कूलों में यूनिक एकेडमी टाइप में पढ़ाते हैं और 90 से 99% प्रोफेसर सारे रात को और फिर निगरान हुकूमत कैसे भेज सकती है? और उन्हें कादी साहब सुने टैक्स भी नहीं लगता। कोई है इस मुल्क में जो आम बंदे का सोचे? अच्छा भट्टी साहब नहीं असल वारदात बताऊं ना, इनमें से जो बेशतर स्कूल हैं उनकी जो जमीन है वो अपनी है, उनकी बिल्डिंग अपनी है, बड़ी लम्मा माल है, की कर दे हो। और काजी साहब ये प्राइवेट स्कूल तो खुड्डों में डाले हैं, जो सरकारी स्कूल पुराने हैं पूरी पूरी ग्राउंडें उनकी हैं। प्राइवेट अस्पतालों में खुडे बना देते हैं इनके कमरे, सरकारी अस्पतालों में ये एंजॉय करते हैं, अपना नाम बनाते हैं, उसको कहते हैं रात को प्राइवेट। यार इस तरह क्यों ना करें कि पंजाब यूनिवर्सिटी की जगह एक हाउसिंग सोसाइटी बना दें? क्या ख्याल है आपका? मुझे बन जाएगी किसी ना किसी माशाल्लाह इतना माल बनेगा, कॉलेज बन जाएगा। ये बताए ना काजी साहब, ये एजुकेशन गरीब की प्रॉब्लम है ना। सरकारी स्कूल में कौन जाएगा? यही बात। सरकारी अस्पतालों में कौन जाएगा? तो जो इशराफी है, जो हुकूमतें करते हैं मादी से वो इन्हें स्कूलों कॉलेजों को मानते ही नहीं, उनके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं। पहली 500, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो मैं गलत हुआ तो माफ़ी मांग लूँगा, मगर मुझे लगता है मैं गलत नहीं कह रहा। पहली 500 जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आखिरी जो 500वीं है वो एक पाकिस्तान की एक ही यूनिवर्सिटी है और वो गालिबन या तो ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आती है या हमारी वो आती है अपना क्या कहते हैं डिफेंस यूनिवर्सिटी भी, वो टॉप यूनिवर्सिटीज में आती है बकौल डॉक्टर काजी साहब। ये प्राइवेट स्कूलों कॉलेजों में अगर 10 लाख बच्चा जाता है तो सिर्फ 10% पास होते हैं, सिर्फ उन्हीं के रिजल्ट देते हैं। ये इतना बड़ा धंधा है लेकिन इसे चेक कोई नहीं है, बदकिस्मती है। प्राइवेट अस्पताल आप बना लें या स्कूल, आपको किसी मिल की टेक्सटाइल मिल की लगाने की जरूरत नहीं है, अरबों रुपए आप उनका एफिडेविट भेजते हैं, ब्रांच खोल लो। 2 करोड़ साहब ये क्या आईपीपीज के पैसे देने हैं, वो किकबैक की जो किस्त हमने बिलों में देनी, ये पैसे सारे निकाल के की करने हैं? इसमें भाई कुछ लोग बाहर प्रॉपर्टी बना लेंगे, 100 में से 10 रुपए पाकिस्तान पे लगा देंगे, कुछ सरकारी इश्तिहारात दे देंगे, नए जहाज ले लेंगे, नई गाड़ियां ले लेंगे। गरीब के बच्चे पहले सर्दी में चादर पे बैठ कर नहीं पढ़ सकते, अब वो बेचारे किसी के घर जाकर रोटी। अच्छा बड़ी साहब, इवन यहाँ पे ये प्राइवेटाइजेशन का 2 नंबर मंत्रा लेके आए। मेरे दोस्त बड़े इख्तलाफ मुझसे करते हैं, लेकिन ये कि अगर आप अमेरिका यूरोप में भी देखें तो कंपलसरी एजुकेशन है, जो बेसिक एंड प्राइमरी एजुकेशन है, ये हर जगह कंपलसरी और सरकार करती है। हाँ, पैरेलल स्कूल भी रन करती है। मैंने स्विट्जरलैंड से मेरा एक दोस्त आया तो मैंने कहा यार वहाँ कैसे करा? उसने कहा जनाब लोगों की कोशिश होती है कि प्राइवेट स्कूल में दाखिला ना करना पड़े, हम जो है वो करें। जापान का मैंने पूछा काजी साहब ग्रेड यार मेरी अर्ज सुन ले, ग्रेड 22 के अफसर की तरह 3 लाख होगी 4 लाख होगी, उसके 4 बच्चे पढ़ते हैं LGS में, लम्स में, 5 लाख उसकी फीस है। बाहर पढ़ने जाता तो 10 लाख फीस है। कभी आपने ये सर्वे किया कि क्रॉस दी बोर्ड जितने ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन है, इनके बच्चे किन किन स्कूलों में पढ़ते हैं और इनकी माहाना आमदन कितनी और साल का ये टैक्स कितना देते हैं? मुझे एक और कभी ये सर्वे कर लेना। और लेकिन एक और भी तो बात है,
कितने नोबेल प्राइज़ इनमें से आपने निकाले हैं? मल्टीनेशनल कंपनियों के कल पुर्जे में हैं, चाहे ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज हों, जो है ये है, कौन किधर गए, कहाँ से, कौन सा किधर, ये गवर्नमेंट कॉलेज से इकबाल कितने आए हैं उसके बाद जब से आपने बेचा ऐसे छाबे पे रखे, कितने फैज़ आए हैं, कितने सूफी तबस्सुम आए हैं, कितने पतरस बुखारी आए हैं? क्या है ये एजुकेशन का सिस्टम आपका? बहरहाल ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।